हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला लेक्चर। ये लेक्चर है मॉड्यूल M1R5 के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स के लिए। ये लेक्चर इक्वली इम्पॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि ओ लेवल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि ट्रिपल सी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में भी जो सिलेबस आता है वो आईटी टूल्स से ही मैच करता है बिल्कुल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला टॉपिक, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो के एंड में मैंने एमसीक्यू इंक्लूड किए हैं और उन एमसीक्यू के आंसर्स आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। आप लोग क्या करेंगे, एमसीक्यूज़ को आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले उन सारे एमसीक्यूज़ के आंसर डिस्कस करूँगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या होता है? द लिटरल मीनिंग ऑफ कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस दैट कैन कैलकुलेट। कंप्यूटर का बेसिक मतलब होता है एक डिवाइस जो कि कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सके। जैसे कि कैलकुलेटर, कैलकुलेटर भी एक डिवाइस है, एक कंप्यूटर डिवाइस है जो कि कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है। हाउएवर जो मॉडर्न कंप्यूटर्स होते हैं वो कैलकुलेशंस के अलावा भी बहुत से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हम उसके अंदर ऑडियो सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं और बहुत से डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। बात करते हैं कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव्स इनपुट, स्टोर्स और प्रोसेसेस द इनपुट एज पर द यूज़र इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोवाइड आउटपुट इन द डिज़ायर्ड फॉर्मेट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूज़र से डेटा को रिसीव करता है, यूज़र मतलब हम लोग, और वो डेटा को स्टोर करता है, उस पर प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है और हमारे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आउटपुट को स्क्रीन पे शो करता है। कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलके बना होता है और वो इस्तेमाल करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का। कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, इसीलिए कंप्यूटर कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। It works on the data using the instruction issued, means that the computer cannot do any useful job on its own. कंप्यूटर कोई भी काम अपने आप नहीं करता, इसीलिए कंप्यूटर को हम एक डम मशीन कहते हैं। जब तक यूज़र उसे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा, कंप्यूटर अपने आप कोई भी जॉब परफॉर्म नहीं कर सकता है। अ कंप्यूटर विल एक्सेप्ट डेटा इन वन फॉर्म एंड प्रोड्यूस इट इन अनदर फॉर्म। कंप्यूटर डेटा को एक अलग फॉर्म में एक्सेप्ट करता है और उसे प्रोड्यूस करता है एक अलग फॉर्म में। इसीलिए हम कहते हैं जो डेटा यूज़र प्रोवाइड करता है वो होता है रॉ डेटा, और जो डेटा कंप्यूटर एट द एंड प्रोड्यूस करता है एक आउटपुट के तौर पे, वो होता है इंफॉर्मेशन, एक प्रोसेस्ड डेटा। बात करते हैं लेटेस्ट आईटी गैजेट्स के बारे में। वो गैजेट्स जो कि आज के एरा में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत पॉपुलर है। तो स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट गैजेट्स कंपैटिबल विद एलेक्सा। एलेक्सा के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। एलेक्सा अमेज़न का एक प्रोडक्ट है जो कि एक्चुअल में एक इन होम वर्चुअल असिस्टेंट है। जैसे कि हमारे एप्पल फ़ोन में सिरी होता है और हमारे नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन में गूगल असिस्टेंट होता है, जो कि हमारे लिए हमारे फ़ोन की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। जैसे कि सपोज़ मुझे किसी पर्सन को कांटेक्ट करना है तो मैं सिरी से बोल के उस पर्सन से कांटेक्ट कर सकती हूँ, और जैसे मुझे कोई पर्टिकुलर ऑडियो या वीडियो देखनी है तो भी मैं सिरी को बोल के उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करा सकती हूँ। सेम इसी तरीके से एलेक्सा क्या काम करता है, एलेक्सा हमारे घर की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि अगर आपकी डोरबेल रिंग हो रही है तो एलेक्सा आपको इन्फॉर्म कर सकता है, ठीक है। वो आपकी लाइट बल्ब को जला सकता है और बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है। सो यहाँ पे फिगर में देखिए आपको इको स्टूडियो, एलेक्सा प्ले द बेस्ट ऑफ 3D म्यूज़िक। आप एलेक्सा को बोल के कोई भी गाना बजवा सकते हैं। ये कैसे होता है? इन सब के पीछे होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? जिस तरीके से एक इंसानी दिमाग सोच सकता है उसी सेम तरीके से एक डिवाइस भी सोच सकता है। तो इस तरीके से हम एलेक्सा की हेल्प से बहुत सारे डिफरेंट
एक्टिविटीज़ जो हमारे रियल टाइम इन्वायरमेंट में रहती है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ बायोमेट्रिक लॉक्स। बात करते हैं सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी आज की लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हम हर दिन सुनते रहते हैं कि सिक्योरिटी ब्रीचेस होते रहते हैं। तो बायोमेट्रिक क्या करता है? बायोमेट्रिक ये इंश्योर करता है कि जो आइडेंटिटी, जिस पर्सन की आइडेंटिटी होनी चाहिए थी, वो एक्चुअल में वो पर्सन है या नहीं है। आपने देखा होगा कि आजकल स्मार्टफोन में भी बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट आते हैं, जिससे कि क्या होता है, यूज़र की जो सिक्योरिटी है वो बनी रहती है। कोई भी मैलिशियस यूज़र उसके स्मार्टफोन को एक्सेस नहीं कर सकता है। इसी तरीके से हमने देखा होगा ऑफिसेज वगैरह में अटेंडेंस के लिए भी बायोमेट्रिक सिस्टम्स लगाए जाते हैं, जिससे कि कोई भी चीटिंग ना हो सके और सब चीज़ें आसानी से मैनेज हो सके। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट गैजेट है जिसने इंसानों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है और सिक्योरिटी को काफ़ी हद तक मेंटेन किया हुआ है। नेक्स्ट इज सरफेस बुक। द सरफेस बुक इज़ अ नेचुरल आउटग्रोथ ऑफ द टैबलेट मार्केट। आपने देखा होगा पहले टैबलेट आते थे और आज सरफेस बुक्स भी आती हैं। अब सरफेस बुक्स करती क्या है? Surface books are fairly popular in professions that require both documentation on the go and more traditional computer work. Surface books के साथ आप documentation और जो computers के बाकी traditional work होते हैं वो दोनों साथ में ही perform कर सकते हैं, और ये बहुत लाइट वेट होती हैं, easy to carry होती हैं। आज के एरा में सरफेस बुक्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट गैजेट है, जिसकी हेल्प से बहुत सारे प्रोफेशनल्स अपने काम को ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। कैसे कंप्यूटर एग्जिस्टेंस में आया? आज की डेली लाइफ में पर्सनल डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करते हैं। तो हमारे लिए ये सोचना बहुत डिफ़िकल्ट है कि जब एक ऐसा टाइम था जब ये सारे डिवाइस एग्जिस्ट नहीं करते थे, बट आज ये डिवाइसेस हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। Although computers have technically been in use since the abacus approximately 5000 years ago, 5000 साल पहले ही कंप्यूटर एग्जिस्टेंस में आ गया था और पहला कंप्यूटिंग डिवाइस था अबैकस। अबैकस एक टाइप का डिवाइस होता है जिससे हम बच्चों को कैलकुलेशंस करना सिखाते हैं। इसमें हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना सिखाते हैं बच्चों को। तो ये जो डिवाइस है ये 5000 साल पहले ही एग्जिस्टेंस में आ गया था। इसके बाद कंप्यूटर्स में चेंजेस होते रहे और आज हमारे पास टैबलेट, लैपटॉप जैसे कंप्यूटिंग डिवाइस अवेलेबल है। The first full-sized digital computer in history was developed in 1944 called Mark I. 1944 में पहला फुल साइज डिजिटल कंप्यूटर एग्जिस्टेंस में आया था जिसका नाम है मार्क वन। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे मार्क कीजिएगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे। This computer was only used for calculations and weighed 5 tons. ये कंप्यूटर उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इसका वेट 5 टन था। Despite its size and limited ability, it was the first of many that would star off generations of computer development and growth. इसका साइज़ बहुत बड़ा था और इसकी लिमिटेड एबिलिटी थी, लेकिन फिर भी हम इसे बोलते हैं कंप्यूटर का पहला वो डिवाइस जिससे आगे सारी कंप्यूटर्स की जनरेशन को हेल्प मिली और बाकी सारे डिवाइस इसी डिवाइस को मॉडिफिकेशन करते करते बनते गए। स्टार्ट करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को। बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर इस्तेमाल करते थे वैक्यूम ट्यूब्स का और इनका टाइम स्पेन था 1940 से 1956 तक। द फर्स्ट कंप्यूटर सिस्टम्स यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स फॉर सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी। ये वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे सर्किट्स के लिए और मैग्नेटिक ड्रम्स का इस्तेमाल करते थे स्टोरेज के लिए। ये ऑलमोस्ट इंटायर रूम का स्पेस लेते थे, इतने बड़े होते थे ये साइज़ में, और इनका जो कॉस्ट था वो बहुत ज़्यादा होता था। ये बहुत एक्सपेंसिव होते थे और ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेते थे।
बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे और बहुत सारी हीट जनरेट करते थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स रिलाइड ऑन मशीन लैंग्वेज। ये मशीन लैंग्वेज पे काम करते थे, जो कि एक लोएस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर समझ सकता है, जो 0 और 1 के फॉर्मेट में होती है, और ये एक टाइम पर एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें ऑपरेटर्स को हायर करना पड़ता था, जो कि बहुत से दिन या इवन वीक्स लगाते थे एक नई प्रॉब्लम को सेटअप करने के लिए। Input was based on punched cards and paper tape, and output was displayed on printout. इस टाइम पे क्या था कि इनपुट हम देते थे पंच कार्ड या फिर पेपर टेप की हेल्प से, और आउटपुट हमें एज अ प्रिंट आउट मिल पाता था। लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम सॉल्व होती थी, और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में ऑलमोस्ट वीक लग जाता था। The UNIVAC and ENIAC computers are the examples of the first generation computing devices. UNIVAC और ENIAC एग्जाम्पल है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटिंग डिवाइसेस का। The UNIVAC was the first commercial computer delivered to a business client, the US Census Bureau in 1951. यूनिवैक एक पहला कमर्शियल कंप्यूटर है जो कि डिलीवर किया गया था बिजनेस क्लाइंट को, जो कि था यूएस सेंसस ब्यूरो इन 1951। और जो नीचे ये फिगर है एक फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर्स की, जो कि इतना बड़ा होता था साइज़ में, बिकॉज इसके अंदर इस्तेमाल की जाती थी वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम्स, जिनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता था। अब बात करते हैं सेकेंड जनरेशन की। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते थे ट्रांजिस्टर्स का, जिनका टाइम स्पेन था 1956 से 1963। ट्रांजिस्टर्स ने रिप्लेस किया था वैक्यूम ट्यूब्स को, और ट्रांजिस्टर इन्वेंट किए गए थे बेल लैब्स के द्वारा इन 1947। लेकिन इनका इस्तेमाल 1950s में स्टार्ट हुआ था इन कंप्यूटिंग डिवाइसेस। The transistor was far superior to the vacuum tube, allowing the computers to become smaller, faster, cheaper and more energy efficient. Transistors vacuum tube से superior थे, और इनकी हेल्प से जो कंप्यूटर का साइज़ था वो था स्मॉलर, और वो बहुत फास्ट थे, चीप थे और बहुत एनर्जी एफिशिएंट थे। वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं करते थे, इसीलिए सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स मोर रिलायबल थे पहली जनरेशन के कंप्यूटर्स के कॉरस्पॉन्डिंग। Second generation computers still relied on the punched cards for the input and printout for the output. ये कंप्यूटर्स भी पंच्ड कार्ड्स के थ्रू इनपुट को रिसीव करते थे और आउटपुट प्रोवाइड करते थे प्रिंटआउट्स के तौर पे। Second generation computers moved from the cryptic binary machine language to symbolic और assembly language। ये important point है। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर इस्तेमाल करते थे सिम्बॉलिक असेंबली लैंग्वेज का, ये बाइनरी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते थे, ताकि कंप्यूटर्स के जो प्रोग्रामर है वो इंस्ट्रक्शंस को वर्ड्स में स्पेसिफाई कर सके। उस टाइम पर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी, जैसे कि कुबोल और फोर्टैन। फोर्टैन की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। These were also the first computers that stored their instructions in their memory. ये पहले कंप्यूटर्स थे जिन्होंने इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में स्टोर करना स्टार्ट किया था, और इस टाइम पे हमने इस्तेमाल करना शुरू किया था मैग्नेटिक कोर का। पहले इस्तेमाल करते थे मैग्नेटिक ड्रम का, लेकिन सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स ने इस्तेमाल करना शुरू किया मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का। बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, तो हनीवेल 400, IBM 7094 एंड CDC 1604 आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। इंटीग्रेटेड सर्किट्स इस्तेमाल होना शुरू हो गए थे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में। इसका टाइम स्पेन था 1964 टू 1971। द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स या फिर IC was the hallmark of the third generation of computers. थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के लिए
आईसी का डेवलपमेंट एक हॉलमार्क बना। ट्रांजिस्टर्स वर मिनिएचराइज्ड एंड प्लेस्ड ऑन द सिलिकॉन चिप्स कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। ट्रांजिस्टर को हमने छोटा कर दिया और उसे प्लेस कर दिया सिलिकॉन चिप्स पे, जिन्हें हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से हमारे कंप्यूटर्स की स्पीड और एफिशिएंसी इन्हांस हो गई। और थर्ड जनरेशन में हमने पंच्ड कार्ड्स और प्रिंटआउट्स का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और यूज़र ने इंटरेक्ट करना शुरू किया थ्रू कीबोर्ड एंड मॉनिटर्स एंड इंटरफेस्ड विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इस टाइम तक ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्रिएट हो चुके थे which allowed the device to run many different applications at the one time with a central program that monitored the memory। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ ये क्या होता है। ये एक इंटरफेस होता है जिससे यूज़र इंटरेक्ट करता है और ये फर्दर इंटरेक्ट करता है कंप्यूटिंग डिवाइसेस से। ये क्या करता है? अलाउ करता है कि बहुत सारी एप्लीकेशंस एक बारी में चल सकती है जिन्हें कंट्रोल करेगा एक सेंट्रल प्रोग्राम। कंप्यूटर्स फॉर द फर्स्ट टाइम became accessible to the mass audience because they were smaller and cheaper than their predecessors। पहली बार जब कंप्यूटर्स को अवेलेबल कराया गया मास ऑडियंस के लिए तो वो थे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स, क्योंकि ये स्मॉल थे, चीप थे इनके पहले वाले कंप्यूटर्स से। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स हैं PDP-8, PDP-11, ICL 2900 एंड IBM 370। अब डिड यू नो, क्या आप जानते हैं आईसी होती क्या है? तो अब जानते हैं आईसी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। एन आईसी और द इंटीग्रेटेड सर्किट इज़ अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेड अप ऑफ अ सेमीकंडक्टर मटेरियल। सिलिकॉन चिप्स की हेल्प से बनाते हैं हम आईसीज को। द फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट was developed in the 1950s by Jack Kilby of Texas Instruments and Robert Noyce of Fairchild Semiconductor। ये इम्पॉर्टेंट है कि who developed आईसी, तो इसका आंसर आएगा जैक किल्बी ने बनाया था आईसी को इन द ईयर 1950s। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। यहाँ पे इस्तेमाल होना शुरू हो गया था माइक्रो प्रोसेसर्स का और इसका टाइम स्पेन है 1971 से प्रेजेंट तक। आज तक के टाइम तक हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स का। जो हमारे सीपीयूज़ में प्रोसेसर्स होते हैं जैसे कि इंटेल कोर i5, i7, ये सारे माइक्रो प्रोसेसर्स ही होते हैं। बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स होता क्या है। The microprocessor brought the fourth generation of computers as thousands of integrated circuits were built onto a single silicon chip। जब हज़ारों में आईसीज को हम बिल्ट कर देते हैं एक सिंगल सिलिकॉन चिप पे तो वो कहलाता है एक माइक्रो प्रोसेसर्स। हमने देखा था कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स एक इंटायर रूम जितना स्पेस लेते हैं, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर इतना छोटा होता है कि ये हमारी हाथ की हथेली पर भी आ सकता है। कंप्यूटर्स ऑफ द फोर्थ जनरेशन यूज्ड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं VLSI का। बात करते हैं VLSI होता क्या है। इसकी फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। VLSI circuits having about 5000 transistors and other circuit elements with their associated circuits on a single chip। 5000 के करीब ट्रांजिस्टर्स और अदर सर्किट एलिमेंट्स को जब मिला के हम एक सिंगल सर्किट बनाते हैं ऑन अ सिंगल चिप तो वो कहलाता है माइक्रो प्रोसेसर और इसे हम बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। द इंटेल 4004 चिप डेवलप्ड इन 1971। इंटेल ने पहली बार जो माइक्रो प्रोसेसर क्रिएट किया था वो था इंटेल 4004 चिप, जो कि 1971 में क्रिएट किया गया था। जो क्या करता था, सारे कंप्यूटिंग के डिवाइसेस को। द इंटेल 4004 चिप डेवलप्ड इन 1971। इंटेल ने 1971 में इंटेल 4004 चिप पहली बार डेवलप की थी
which is located all the components of the computer from the central processing unit and memory to input output controls on a single chip। तो इस सिंगल चिप ने सारे इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स को अपने हाथ में ले लिया था। By coming to the fourth generation, computers became very small in size, it became portable। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स जो हम आज यूज़ करते हैं वो बहुत छोटे हैं साइज़ में और बहुत पोर्टेबल है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव किए जा सकते हैं। इट इज़ मच फास्टर एंड एक्यूरेसी बिकेम मोर रिलायबल। इनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है और ये बहुत फास्ट होते हैं, कुछ ही सेकंड्स में बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस का आंसर दे देते हैं। All the high level languages like C, C++, DBase, etc. were used in this generations. It became available for the common people as well। जो कॉमन पीपल है वो भी इस कंप्यूटर को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो Star 100, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो Star 1000, PUP11, Cray 1 जो कि एक सुपर कंप्यूटर है, वो सब इस्तेमाल करते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स का। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की, जिसमें इस्तेमाल होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि प्रेजेंट और आगे आने वाले टाइम में इस्तेमाल होने वाली है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर स्टिल इन डेवलपमेंट। आज भी जो डिवाइसेस अवेलेबल हैं जो कि काम करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, वो अभी भी डेवलपमेंट फेज़ में हैं। दो हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस है, जैसे कि वॉइस रिकॉग्नाइजेशन जो कि इसी पर बेस होती है। आपने देखा होगा बहुत से मोबाइल फ़ोन्स में हम लॉक लगा देते हैं अपने वॉइस का और वो उसी पर्सन की वॉइस से खुल सकता है, तो इसे कहते हैं वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। वॉइस को पहचानना, उसको समझना। The use of the parallel processing and superconductors is helping to make artificial intelligence a reality। पैरेलल प्रोसेसिंग और सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रियलिटी में बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल है। बात करते हैं एम ऑफ फिफ्थ जनरेशन। इट इज़ टू मेक अ डिवाइस which could respond to natural language input and are capable of learning and self organization। एलेक्सा भी इसी का एग्जाम्पल है। मतलब जो हमारा एम है वो क्या है कि हम नेचुरल लैंग्वेज को, जो लैंग्वेज हम आम लोग बोलते हैं, हम पर्सन्स बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज को एक सिस्टम समझ सके, याद कर सके और उसके बाद वो उसके रिगार्डिंग एक्शंस ले सके। This generation is based on ULSI Ultra Large Scale Integration Technology। इसकी फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है, जिसका मतलब क्या है, प्रोडक्शन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर चिप्स हैविंग 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। मतलब एक ऐसी माइक्रो प्रोसेसर चिप बनाना जो कि 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलके बने हों। Quantum computation and molecular and nanotechnology will radically change the face of the computers in years to come। अब जो आने वाले टाइम में जो कंप्यूटर्स होंगे वो क्वांटम कंप्यूटेशन और नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, जिससे कंप्यूटर्स का एक नया ही फेस सबके सामने आ जाएगा। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो हम आजकल यूज़ करते हैं लैपटॉप्स का, नोटबुक का और अल्ट्रा बुक्स का। ये सारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटिंग डिवाइसेस कहलाते हैं। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या एप्लीकेशंस होती हैं ये जानते हैं। कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस थ्रू विच यू कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ जॉब्स। कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप वैरायटी ऑफ जॉब्स को परफॉर्म कर सकते हैं। यू कैन यूज़ योर कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस बाय चेंजिंग द सॉफ्टवेयर पैकेजेस। आप अपने कंप्यूटर से डिफरेंट एप्लीकेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं, बस आपको सॉफ्टवेयर चेंज करना है और आप अलग अलग टाइप के फंक्शंस या एप्लीकेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट दी है जो कि यूजेस और एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर के लिए है। तो फर्स्ट इज़ साइंटिफिक रिसर्च में हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज़ बिजनेस एप्लीकेशंस, मार्केटिंग में बहुत इस्तेमाल होता है कंप्यूटर्स का। एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, बैंकिंग सिस्टम में कंप्यूटर्स के ऊपर सारा अकाउंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम वर्क करता है। देन कम्युनिकेशन,
इंजीनियरिंग, मेडिसिन, बुक पब्लिशिंग, गेम्स एंड अकाउंटिंग। तो ये सारी एप्लीकेशंस है जहाँ पे कंप्यूटर्स को देखा जाता है और यहाँ पे कंप्यूटर्स की यूटिलिटी होती है। तो अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन बनता है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर का, तो आप इनमें से कोई भी 3 या 4 फील्ड्स को लेके एक्सप्लेन कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर की क्या यूटिलिटी है इस पर्टिकुलर एरिया में। नाउ MCQs द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने एंड में आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी लेक्चर में मिल जाएंगे। इन क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और नेक्स्ट क्लास में मैं पहले इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को डिस्कस करूँगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक स्टार क्वेश्चन भी है विच इज़ फुल फॉर्म ऑफ कोबोल। इसका आंसर भी आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं एक बार सारे क्वेश्चंस बोल देती हूँ। फर्स्ट इज डैश इज़ यूज्ड एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। फॉर्टेन, कोबोल, बेसिक या मशीन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 2 इज फॉर्टेन स्टैंड्स फॉर ट्रांसलेशन, फॉर्मेट ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर्क ट्रांसफॉर्मेशन या फॉर्मूला ट्रांसलेशन। थर्ड क्वेश्चन इज ENIAC computer belongs to first generation computers, second generation computers, third generation computers या फिर fourth generation computers. And last question is ULSI stands for ultra large storage integration, ultra large scale integration, ultra large storage integrator और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए और मैं देखूंगी कितने स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चंस का आंसर मुझे किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे हम जो जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें पढ़ेंगे और पहले इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको देंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो और अगर आप ओ लेवल या ट्रिपल से जैसे एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग नोटिफिकेशंस या अपडेट्स चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहिए और कीप सपोर्टिंग आवर चैनल। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।